विकेंद्रीकरण की नीति के तहत किसानों के उत्थान के लिए पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क खोलने के क्रम में नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित होने वाले पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा गत 29 नवंबर को लखनऊ के लोक भवन में किया गया। 455 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट पर पतंजलि 1666 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे 8000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा तथा 80,000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। आज इस फूड पार्क का भूमि पूजन श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुआ। भूमि पूजन संपन्न होने के बाद हवन यज्ञ किया गया, जिसमें पूज्य आचार्य जी, भाई राकेश जी, डॉक्टर जयदीप आर्य जी व अन्य लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर एक विशाल सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धेय आचार्य जी के अलावा गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी श्री NP सिंह, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के CEO श्री अरुण वीर, भारतीय किसान यूनियन के चौधरी महेंद्र सिंह चौरौली तथा मास्टर शिवराज सिंह जी भी उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। श्रद्धेय आचार्य श्री का आगमन हो गया है। जोरदार ताली होनी चाहिए। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्नोमा। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नोमा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम यदश कर्मणो अतरेरेचं यद्वानो न मेहाकरम् अग्निश्च सृष्टित विद्यात् सर्वं श्रेष्ठं सुहृतं करोतु मे। अग्नाये सृष्टकृते सुहृता हुते सर्व प्रायश्चिता हुते नाम। कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्ने सृष्टिकृते नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। और 3 बार में साकल्य की आहुतियां घिरत के साथ पूर्ण आहुति सभी स्वाहा बोलते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आज भारत के किसानों की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं हुई है, और उस दुर्दशा को ठीक करने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री का एक महान अभियान चल रहा है। और वह अभियान है अपने किसानों को समृद्ध बनाने का, उनके जीवन को समृद्धशाली बनाने का, उनके परिवारों को समृद्धशाली बनाने का। इस कार्यक्रम के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में तो एक नई ऊर्जा, नई क्रांति का संचार होगा ही। पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के जीवन में एक नई आशा की किरण फूटेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी श्रद्धेय आचार्य श्री आपके सामने रखेंगे बात, जो आप सामान्य रूप से धान और गेहूं बोते हैं, उससे एक सामान्य आपको लाभ होता है, परंतु अब ऐसा क्या करें कि कुछ विशेष लाभ आपको हो। और उसके लिए जड़ी बूटी का रोपण यह मूल उद्देश्य रहेगा। जड़ी बूटी के रोपण से वह कार्य आगे बढ़ेगा। इस लहलहाती धरती को और अधिक गौरवशाली बनाने के लिए यहाँ के जवानों ने जिस प्रकार भारत माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुतियाँ दी हैं, यहाँ के किसान ने, हमें जब आकर यहाँ पता चला कि ये तो यमुना का खादर का एरिया था, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से इस धरती को हरियाली के रंग से पाट दिया।
चारों ओर इतना सुंदर वातावरण है और नोएडा हो सकता है पहले फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता रहा हो सकता है बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के नाम से नोएडा की पहचान हो सकता है कि कई अन्य कारणों से कि यह पेरिस जैसा भारत का एक नगर है, इस नाते नोएडा की पहचान हो, परंतु नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अब एक नई पहचान बनने वाली है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक नई पहचान के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थापित होने वाला है और वह पहचान होगी कि विश्व स्तरीय फूड पार्क का निर्माण। यह अपने आप में अद्वितीय घटना होगी जिसमें लाखों किसानों को रोजगार मिलने वाला है और हजारों युवाओं के हाथों को काम मिलने वाला है। भारत का पैसा भारत में रहे और वो रहेगा स्वदेशी के माध्यम से। स्वदेशी भारत स्वाभिमान का पतंजलि योग पीठ का मूल मंत्र है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनी फुल्यकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। वतन ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन, जाने जा जाने मन ये समा ये बहा दिल फिदा जाने सा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती हैं, मेरी निगाहें करती हैं तेरे कदमों में सजदा सजदा। तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। और क्या कहा है धरती माँ के लिए? जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या गम है प्यारे, हम हैं तो क्या गम है प्यारे, काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा। ये जो क्रांतिकारी कार्य हो रहा है उसकी मूल प्रस्तावना आदरणीय भाई राकेश जी आपके बीच में रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने, लोकमान्य तिलक ने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने स्वदेशी का विचार दिया, स्वदेशी का दर्शन दिया। उस स्वदेशी के विचार और दर्शन को धरातल पर उतारने का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी कर रहे हैं। आज विदेशी कंपनियों की लूट से बचाने के लिए पतंजलि ने स्वदेशी का अभियान चलाया
और इस पतंजलि के स्वदेशी अभियान से आज मल्टीनेशनल कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं उसका सारा रॉ मटेरियल किसी ना किसी लेबोरेटरी से आता है। लेकिन श्रद्धेय आचार्य जी ने जो स्वदेशी का अभियान चलाया है, जो आयुर्वेद की संकल्पना दी है, उस संकल्पना से, उस अभियान से जितनी प्रोसेसिंग होती है, जितना रॉ मटेरियल आता है, वो या तो किसी खेत से आता है या जंगल से आता है। आज भी जैसलमेर के पास बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि स्वदेशी के माध्यम से, पतंजलि के माध्यम से तो व्यापार का काम हो रहा है। व्यापार वो होता है जिसका लाभ किसी एक व्यक्ति या एक परिवार को मिले। आयुर्वेद श्रोमणी श्रद्धेय आचार्य जी महाराज जिस अभियान को चला रहे हैं उसका 100% चैरिटी के लिए है। आज से 20 वर्ष पहले जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना हुई, उसने अब तक कोई और ट्रस्ट की बात करें तो कोई और एनजीओ की बात करें तो वो केवल एक सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। पतंजलि योगपीठ ऐसा संस्थान है जो सेवा के सभी क्षेत्रों में कार्य करता है। बिहार में, आसाम में जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले लंगर चलाने वाला संस्थान पतंजलि योगपीठ होता है। उत्तराखंड में जब आज से लगभग 3 वर्ष पहले भूकंप आया, आपदा आई केदारनाथ में, और श्रद्धेय आचार्य जी की कार्यशैली देखिए, सुबह 6 बजे 20 ट्रक तैयार थे जो पानी और बिस्कुट के साथ केदारनाथ की आपदा के सहयोगियों के सहयोग के लिए थे। जब तक दूसरे संस्थान ड्राइंग तैयार करते हैं तब तक श्रद्धेय आचार्य जी संस्थान खड़ा कर देते हैं। योगग्राम जो लगभग 150 एकड़ में बना हुआ है उसको केवल 60 दिन में तैयार करने का काम श्रद्धेय आचार्य श्री के माध्यम से हुआ। यहां तो आप सबके बीच में बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं। आसाम में दीपावली के दिन शिलान्यास किया गया एक फैक्ट्री का, जो जंगल में फैक्ट्री थी, जहां की भूमि भी समतल नहीं थी, जिसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। संस्थान को सुचारू रूप से चलाने का काम श्रद्धेय आचार्य श्री के पावन नेतृत्व में हो रहा है। जैसलमेर के किसी एक गांव में नहीं, हजारों गांवों में, लाखों घरों में एलोवेरा की खेती से चूल्हा जलाने का काम पतंजलि के माध्यम से हुआ है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ऐसे लाखों आदिवासी वनवासी भाई जिनके जंगल में जो जड़ी बूटी होती थी उनको वो पहचान करनी नहीं आती थी, ये श्रद्धेय आचार्य जी का प्रताप है। आज करोड़ों आदिवासियों को सेवा का काम दिया है, उनको स्वावलंबन दिया है, उनको रोजगार दिया है। ये काम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हो रहा है। उत्तरकाशी में, पहाड़ में, लोग कहते हैं कि पहाड़ों से पलायन हो रहा है। पतंजलि योगपीठ ने, श्रद्धेय आचार्य जी ने ऐसी संकल्पना दी, उत्तरकाशी के सैकड़ों गांवों का चयन किया गया। उन लोगों को वहीं पर स्वावलंबन देने के लिए और देश के लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए श्रद्धेय आचार्य जी ने संकल्पना ली कि इन घरों में हम गाय का पालन करवाएंगे, गाय का दूध इनको पिलाएंगे और गाय के गोमूत्र को शुद्ध करके हम देश के लोगों को स्वास्थ्य देंगे। ऐसे उत्तराखंड के हजारों गांव हैं जहां पतंजलि के कारण चूल्हा जलता है। तो ऐसी एक बड़ी योजना, बड़ी संकल्पना, और मैं तो कहूंगा कि पूरे क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि श्रद्धेय आचार्य श्री ने इस क्षेत्र का चयन यहां सेवा करने के लिए किया है। आपका और हमारा सौभाग्य है। देखिए, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, उससे निर्माण कार्य होता है, उससे विकास होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो संस्थान बनेगा, यहाँ पर जो शिक्षा का संस्थान बनेगा, यहाँ पर जो निर्माण की इकाई बनेगी, उससे जो काम होगा, उससे इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होने वाला है। तो हम क्षेत्रवासियों की ओर से श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हैं और उनको कोटिशः धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र का चयन किया। इस क्षेत्र के स्वावलंबन के लिए पतंजलि ने आकर यहाँ पर इस क्षेत्र का चयन करते हुए स्वदेशी के इस अभियान में, क्रांति के इस अभियान को गति देने के लिए यहाँ पर सेवा करने का निर्णय लिया है। 1 या 2 वर्ष का संकल्पना नहीं है पतंजलि योगपीठ। आज 22 वर्ष हो चुके हैं पतंजलि योगपीठ को मानवता की सेवा के कार्य करते हुए, और इस 455 एकड़ भूमि में जो यह कार्य होने वाला है, इससे हजारों लाखों किसानों को, लाखों हाथों को काम मिलना है, लाखों युवाओं को काम मिलना है। उसकी पूरी संकल्पना श्रद्धेय आचार्य श्री आपके सामने रखें। उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं यमुना अथॉरिटी के हमारे बहुत ही कर्मठ, ऊर्जावान, यशस्वी सीईओ साहब माननीय डॉक्टर अरुण वीर सिंह जी हमारे मध्य में हैं। एक बार आपकी जोरदार करतल ध्वनि के मध्य में भाई आदरणीय अरुण वीर जी, जिन्होंने इस पूरी संकल्पना को
अपने पुरुषार्थ से कर्मठता से अग्रसर किया है। भाई अरुणवीर जी। सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर, इस पावन अवसर पर, शुभ अवसर पर मैं पतंजलि परिवार और विशेष रूप से आचार्य जी का और बाबा रामदेव जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यमुना विकास प्राधिकरण पर क्षेत्र में जो संकल्पना के साथ और जिस परियोजना के साथ वो यहाँ आए हैं, वह इस क्षेत्र के लिए एक नए अवसर खोलेगा, एक नया इतिहास लिखेगा, एक नई इबारत लिखेगा। मैं विशेष रूप से आचार्य जी का बहुत ही ऋणी हूँ। हमारी उनकी जब पहली बार बात हुई और हम लोग हरिद्वार में मिले और मैंने आचार्य जी से अनुरोध किया कि एक बार आप इस क्षेत्र में आइए और यहाँ आपको आपके परियोजना को लगाने से इस क्षेत्र के लोगों का भी भला होगा और साथ ही साथ एनसीआर क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ के प्रोडक्ट जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं उनके पहुँचने से आपके उत्पादन को, जो आपका संकल्प है कि लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जो भारतीय बाजार है उसमें सही मूल्य पर स्वास्थ्यवर्धक ऑर्गेनिक चीज़ों के पाने के लिए जो आपकी परिकल्पना है उसको मूर्त रूप करने में आपको बड़ी सहायता मिलेगी। और आचार्य जी ने सहर्ष उसको स्वीकार किया और वो स्वयं आए, दो बार आए। मैं उनका आभार पूरे मन से करता हूँ और बाबा रामदेव जी का आभार करता हूँ कि यमुना विकास प्राधिकरण में एक ऐसे औद्योगिक इकाई, एक ऐसे समूह द्वारा शुरू की जा रही है जो इस क्षेत्र का पूरा भूगोल बदल देगा, इसका इतिहास बदल देगा और यहाँ के किसानों के लिए बहुत सारे अवसर खोलेगा। यहाँ के जो किसान जो खेती कर रहे हैं उनको नई नई योजनाओं से, नई नई तकनीक से वो परिचय कराएंगे, उनके उत्पादों को खरीदेंगे, उनके उत्पादों से वो अपने उत्पादों को परिष्कृत करके, परिमार्जित करके उसकी पैकेजिंग करेंगे और बहुत सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 75,000 लोगों को कम से कम रोजगार का अवसर मिलेगा। ये इतनी बड़ी संख्या है कि जिससे कि इस क्षेत्र के किसानों के और के लिए अवसर ही अवसर खुलेंगे और बहुत ही उनकी उन्नति में, कृषि उन्नति में भी सहायता मिलेगी। मैं आचार्य जी को यमुना विकास प्राधिकरण के तरफ से यह आश्वस्त करता हूं कि हम सब लोग इस औद्योगिक इकाई को लगाने में, इसकी जो पीछे जो मूल भावना है उसको पूरी तरह से मूर्त रूप लाने में, उसकी सफलता के लिए हम लोग पूरी तरह से उनके साथ रहेंगे। हर स्थान पर, हर अवसर पर उनकी यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी औद्योगिक इकाई अगले 7 महीनों में जो आपने परिकल्पना की है, जो आपकी सोच है कि 7 महीने में इस इकाई में पहले चरण का उत्पादन शुरू हो जाएगा, उसको पूरा करने में हर तरह से यमुना विकास प्राधिकरण आपके साथ खड़ा रहेगा। और मैं इसके साथ साथ यहाँ आए हुए सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, आप सभी को बधाई देता हूँ, इस परियोजना की सफलता के लिए मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय रणवीर सिंह जी का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। विश्व में प्रसिद्ध ऐसी नगरी पेरिस से जिसका तुलना की जाती है, ऐसे नोएडा के माननीय यशस्वी प्रशासनिक अधिकारियों में सबसे उच्च स्तर पर विराजमान माननीय डीएम साहब श्री एनपी सिंह जी हमारे मध्य में हैं। एक बार आपकी जोरदार करतल ध्वनि के मध्य में आदरणीय श्री एनपी सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, माननीय डीएम साहब को, कि वह अपना उद्बोधन देकर सरकार की और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की, आचार्य श्री की संकल्पना को आपके मध्य में रखें। आदरणीय श्री एनपी सिंह जी। श्रद्धेय आचार्य जी, अरुणवीर, हमारे अन्य अधिकारीगण, पतंजलि योगपीठ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और इस क्षेत्र के सभी सम्मानित भाइयों बहनों, सर्जना संघर्ष के प्रतीक हमारे युवा साथियों, अभी अरुणवीर जी ने आपको इस संकल्पना के विषय में बताया है। मैं सबसे पहले जिलाधिकारी होने के नाते आप सभी की ओर से आचार्य जी का अभिनंदन करता हूं और हृदय के अभ्यंतर से उनका स्वागत करता हूं। और जो भी इस क्षेत्र में पल्लित पुष्पित पुष्प होंगे, उनको उनकी शाखाओं से बिना आच्छादित किए, उनको बिना उनसे पृथक किए, उनकी महमद सुगंध से स्वागत करता हूं। क्योंकि मैं पुष्प को तोड़ने का थोड़ा विरोधी हूं, पर्यावरण प्रेमी होने के नाते, इसलिए मैं उस पुष्प की समझ सुगंध से आप सभी का स्वागत करता हूं। जहां तक इस पहली बार मुझे लगता है अभी कुछ भारतीय किसान यूनियन के लोग भी चर्चा कर रहे थे कि एक ऐसा पहला मुझे लग रहा है कि कोई प्रोजेक्ट परियोजना है जिसमें गांव के लोग, आम लोग
अपना अक्स देख रहे हों, अपना स्वरूप देख रहे हों। उनको लगता है कि ये इकाई अगर स्थापित होगी तो इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए एक नई दिशा देगी, एक नया आयाम स्थापित करेगी। ये सभी लोगों के मन में संभावनाएं, विश्वास और आशा भरी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि पूज्य स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी इसको अवश्य पूरा करेंगे। मैं इसलिए इसको संकल्प के साथ कह रहा हूं, मात्र इसलिए नहीं कि औपचारिकता में कि मैं इस मंच पर हूं, मुझे मुख्य यजमान के रूप में आमंत्रित किया आचार्य जी ने, इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि भाई स्वामी जी, आचार्य जी खुद बताएंगे कि जब पतंजलि योग पीठ की स्थापना हुई थी बीज तत्व के रूप में, उस दौर से मैं जुड़ा हुआ हूं आप लोगों से। जो 22 वर्षों की बात अभी कह रहे थे उद्घोषक, जब इसकी स्थापना शुरुआत हुई थी कनखल से, उस दौर से मैंने रामदेव जी का, आचार्य जी का, दोनों लोगों का जो एक सिनर्जी देखा है, दोनों लोगों में आत्मशक्ति देखा है, संकल्पना देखी है, विजन देखा है और उसमें क्रियात्मक ऊर्जा देखी है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो लोगों की आशाएं हैं उसके अनुरूप ही इकाई स्थापित होगी। इस देश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता, अगर आप अखबारों में पढ़ते हैं, जहां पर वैश्वीकरण की चर्चा होती थी कि पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज हो रहा है, सारे दरवाजे विभिन्न देशों के, दूसरे देशों के प्रोडक्ट के लिए खुल रहे थे तेजी के साथ। विगत 30-40 वर्षों में पूरे दुनिया में वैश्वीकरण की बात होती है, लेकिन आज आप देख रहे हैं अमेरिका जैसा देश भी, वहाँ के राष्ट्रपति को भी अब स्वदेशी कल्पना की याद आ रही है, प्रोटेक्शनिज्म की बात हो रही है, संरक्षणवाद की बात हो रही है कि अपनी माटी, अपना युवक, अपना रोजगार, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, ये चेतना सबसे विकसित देश, जो सबसे अधिक लिबरल, उदार विचारधाराओं का प्रतीक हुआ करता था, वहां की शुरुआत हो गई। ब्रिटेन, जो अपने को यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा पुरोधा था, वो ब्रिटिश से अपने को बाहर कर, ये क्या शो करता है, क्या प्रदर्शित करता है कि पूरी दुनिया में एक चिंतन की नई परंपरा शुरू हो गई है। जो चिंतन पतंजलि योग पीठ ने 22 साल पहले शुरू किया था। बहुत सारे लोग ऐसे विद्वान हमारे और भी रहे हैं, प्रबुद्ध लोग, जिन्होंने स्वदेश की कल्पना की थी, स्वदेशी वस्तुओं की। उसके पीछे कोई कंजर्वेटिव धारणा नहीं है। बहुत सारे लोग इसको कंजर्वेटिज्म से जोड़ते हैं कि तो संकीर्णतावाद है, हृदय बहुत विशाल होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हृदय विशाल तो तभी होगा ना जब आपके जेब में कुछ होगा। कोई दरिद्र व्यक्ति अपनी विशालता दिखा करके क्या कर सकता है, भिक्षुक। जब आप समृद्ध होंगे तभी आपकी उदारता का कोई अर्थ है। और ये समृद्धि कैसे बढ़ेगी? जब हम तुलना करते हैं चाइना से, पूरी दुनिया के सारे अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि आने वाले 10-20 वर्षों में 2 देशों के मध्य पूरी दुनिया की महाशक्ति की होड़ होगी, एक चाइना और एक भारत। लेकिन इसका कारण क्या है कि भारत को पिछड़ने का कारण क्या दिखता है कि चाइना में जितनी भी वस्तुएं उपभोक्ता के रूप में किसी को चाहिए, वो चाइना की उद्योग, चाइना के लोग, चाइना की टेक्नोलॉजी उसको खुद उत्पाद को पैदा करती है, मैन्युफैक्चर करती है। और उसके अलावा इतनी अधिक मात्रा में करती है कि यूरोप और अमेरिका के मॉल, दुकानें, बाजार चाइना की वस्तुओं से भरे। हमारी कमजोरी क्या है इस देश की कि हमारे सारे मॉल, सारी दुकानें या तो चाइना के वस्तुओं से भरी पड़ी हैं या यूरोप और अमेरिका की वस्तुओं से भरी पड़ी। आईटी सर्विसेज की बात हम करते हैं कि कंप्यूटर में बहुत आगे बढ़ गए, बट सर्विस सेक्टर में भी जैसे ही अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने ये घोषणा की कि हम प्रोटेक्शन करेंगे, अपने युवाओं को रोजगार देंगे, बाहरी लोगों का वीजा खत्म करेंगे, हलचल मच गई है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ये संकेत देते हैं, सिग्नल देते हैं इस बात के लिए
कि हमें ऐसे उद्योगों की स्थापना करने की ज़रूरत है, हमें ऐसी इकाइयों की स्थापना की ज़रूरत है, हमें ऐसे अर्थतंत्र की नीति की ज़रूरत है जो अपने देश के उत्पाद को अपने देश के उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कराए और साथ ही इतनी गुणवत्तापरक उत्पाद हो, वस्तु हो कि विदेशों में भी हम उसके बाजार बना लें। तभी हम चाइना को बीट कर सकते हैं, तभी महाशक्ति हो सकते हैं। और जब मैं पतंजलि योगपीठ को देखता हूँ तो पतंजलि योगपीठ हमको एक संपूर्ण मार्गदर्शक इकाई के रूप में दिखाई पड़ता है। यदि अन्य नौजवान भी पतंजलि योगपीठ का अनुसरण करते हुए इसी तरह से एक श्रृंखला पूरे देश में फैला दें कि अपनी वस्तु, अपना उत्पाद, अपना उपभोक्ता और गुणवत्ता, और उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की भी जरूरत है। मैं 2009 में पूज्य स्वामी रामदेव जी को अपने गांव वाराणसी ले गया था। तिदारावाला जी बैठे हुए हैं। वहाँ मैंने जब उस गांव में, उस क्षेत्र में मैं बहुत प्रयास करता था कि लोग शराब न पिए। मैं स्वामी जी को ले गया, हमने कहा आप योग सिखा दीजिए यहाँ के लोगों को, साधना से जोड़ दीजिए, अंदर की संकल्प शक्ति को जागृत करिए तो मुझे ताकत मिलेगी मेरे अभियान में। यकीन मानिए स्वामी जी ने वहाँ पर 10,000 लोगों को योग सिखाया और उस क्षेत्र में जहाँ पर 50% लोग शराब पीते थे, आज की तारीख में 2-4% लोग ही शराब के आदी हैं। इसलिए मैं उस क्रांति के रूप में भी देखता हूँ इनका आगमन यहाँ पर। सिर्फ उद्योग रोजगार के रूप में नहीं, संस्कार के रूप में। किसी देश का निर्माण करना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति की परंपरा की सनातनता, कौशल, रोजगार, सबका एक समवेत केंद्र होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि पतंजलि योगपीठ उसमें संपूर्ण सफल होगी। और मैं आचार्य जी से भी, चूंकि 22 वर्षों से पुराना संबंध है, मैं बहुत अधिकारिता के साथ इस क्षेत्र के लोगों की आशाओं को प्रतिध्वनित और अभिव्यक्त करते हुए मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में भी कहना चाहूँगा कि मैं आपके साथ बैठूंगा और ये कोशिश करूंगा कि इस क्षेत्र के जो हमारे नौजवान, जो किसान और खेती से जुड़े हुए हैं, उनको किस तरह से आपके इस आयुर्वेद के जो महान केंद्र स्थापित होने जा रहा है, उससे उनकी अपनी स्वयं की आर्थिक समृद्धि में कैसे योगदान हो सकता है, आप लोगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर विचार विमर्श करके उसमें मैं भी अपना इनपुट और अपना योगदान देना चाहूँगा, जैसा वर्षों से आप लोगों से मेरा सानिध्य रहा। मैं अरुणवीर को भी बधाई दूंगा, सीओ को, कि जहाँ पर एक आरोप जिलाधिकारी होने के नाते मैं सुनता रहता हूँ तीनों प्राधिकरणों के बारे में कि बार बार होता है कि साहब प्राधिकरण तो ग्रुप हाउसिंग की बिल्डिंग खड़े करते हैं, बड़े बड़े अट्टालिकाएं खड़ी करती हैं, इससे इस क्षेत्र के लोगों की रोजगार, जो मौलिक रोजगार खेती, वो भी समाप्त होता है। उसके बदले में कोई बृहत्तर आर्थिक समृद्धि पैदा करने वाला कोई रोजगार की संभावना का अभ्युदय नहीं होता। लेकिन आपने पतंजलि योगपीठ को यहाँ स्थापित करके उन लोगों के लिए एक जवाब जरूर देने की कोशिश किया है कि नहीं, यमुना प्राधिकरण ग्रुप हाउसिंग की अट्टालिकाएं नहीं, बल्कि रोजगार परक, शिक्षा परक, संस्कृति परक, संस्कार परक, परंपरा परक केंद्र की स्थापना की ओर अग्रसरित है। इसलिए मैं यमुना अथॉरिटी को भी बधाई देता हूँ और आचार्य जी को भी प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि गंगा के किनारे जब आपके प्रथम केंद्र की स्थापना हो रही थी तब भी आपने मुझे आमंत्रित किया था, और यमुना के किनारे जब आप फिर स्थापित करने जा रहे हैं तो फिर भी आपने मुझे आमंत्रित किया। तो ये जो गंगा और यमुना और सरस्वती के किनारे की ओर भी आप प्रस्थान करेंगे, और वैसे जब गंगा यमुना का मिलन होता है तो सरस्वती भी वहाँ मिलन कर ही लेती है। और मैंने अभी धीरे से आचार्य जी से कहा, आचार्य जी औद्योगिक स्थापना की तो बात कर रहे हो, एक आचार्य कुलम भी तो होना चाहिए यहाँ पर। तो आचार्य जी ने मुझसे प्रतिबद्धता कर लिया है कि सिंह साहब मैं जरूर आचार्य कुलम यहाँ स्थापित करूँगा। और आचार्य कुलम क्या है? सीबीएसई, आईसीएसई की जो गुणवत्तापरक शिक्षा बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूँ, विशेष रूप से जो आप प्राप्त करते हैं, वो अत्याधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी भारतीय ऋषि प्रज्ञा के समस्त निकष तत्वों के साथ
स्वयं को शिक्षित और संस्कारित करने का एक महान केंद्र है आचार्य कुलम। आप उस आचार्य कुलम से जब जुड़ेंगे तो आपके संस्कार युक्त होंगे, शैक्षिक योग्यता से जुड़ेंगे, स्व में अवस्थित होंगे और वास्तव में जो पतंजलि की जो योग साधना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसके माध्यम से जुड़ते हुए अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा पूज्य रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण आपको यहाँ कराएंगे और आपको रोजगार देंगे, समृद्धि का मार्ग खोलेंगे। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के विचार विमर्श से, इन्हीं शब्दों के साथ जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके समस्त लोगों के अंतर्भुक्त ऊर्जा को नमन करते हुए आचार्य जी को पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। डीएम साहब को सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि कोई संत महात्मा बोल रहे हैं, चाहे वो अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की उनकी यात्रा की बात हो, चाहे भारत को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने की उनकी बात हो। ये वास्तविकता है कि आज चीन, दीपावली भारत की परंतु लड़ियाँ चीन से बनकर आती हैं। होली भारत का त्यौहार है परंतु रंग चीन से बनकर आते हैं। भगवान राम कृष्ण गणेश जी भारत की सत्ता के, भारत की ऋषि परंपरा के द्योतक हैं, परंतु उनकी मूर्तियां बनकर आ रही हैं चीन से। अर्थात रोजगार के अवसर चीन ढूंढ ढूंढ कर अपने यहां लेकर जा रहा है और भारत में रोजगार के अवसरों को समाप्त कर रहा है। भारत की इकाइयां कब सफल हो पाएंगी? जब भारत की वस्तुओं को खरीदने वाले यहाँ के लोगों में उस प्रकार की स्वाभिमान की भावना ही नहीं होगी। इस पीड़ा को समझते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भारतीय औद्योगिक इकाइयों को, उनके सामान को, स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया और उसके एमएनसीज को शीर्षासन करवाने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस स्वदेशी संकल्पना को, श्रद्धेय आचार्य श्री ने इस स्वदेशी संकल्पना को अग्रसर किया है और आज उसका आप एक फल देख रहे हैं। जैसे माननीय डीएम साहब कह रहे थे कि आने वाला समय भारत का समय है और उसमें पतंजलि योगपीठ मार्गदर्शक की भूमिका में आ रही है। मैं एक बार पुनः पूरे पतंजलि परिवार की ओर से उनका हृदय से आभार ज्ञापित कर